स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास पंचुएशन की 5th क्लास है, जिसमें हम करेंगे डैश, इन्वर्टेड कोमा, हाइफिन और इलिप्सिस से संबंधित कुछ नियम। और सबसे पहले डैश। डैश क्या होती है? एक सीधी लाइन होती है। ये आप मैथमेटिक्स में जैसे घटा का निशान लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन उससे थोड़ी बड़ी है। इसमें किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, देखिए। रूल नंबर 1, विचारों में आए अचानक परिवर्तन को बताने के लिए। कोई भी विचार व्यक्त किया गया, उससे डिफरेंट जो विचार आ जाता है, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में हाइफन लगाएंगे, ये डैश लगाएंगे। आई डोंट लाइक इट, एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक इट बट लेट अस फॉरगेट द मैटर। यहाँ पर दो विचार किए गए हैं। आई डोंट लाइक इट, यह मुझे पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्या चाहता है ये, बट लेट अस फॉरगेट द मैटर, अब इस मुद्दे को हम भूल जाएं। तो यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट विचार बताए हैं। विचारों में क्या आ गया, अचानक परिवर्तन दिखाया है, तो इस परिवर्तन को दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर डैश लगाएंगे। रूल नंबर 2, लेखक के नाम को कोटेशन होता है कथन, कोटेशन के अंत में दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे, डैश लगाते हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। इसके कथन को कहने वाले कौन है, वर्ड्सवर्थ, एक अंग्रेज ये पोइट है, उन्होंने ये लाइन कही है, विलियम वर्ड्सवर्थ इनका नाम। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो उन्होंने जो भी कुछ कहा है, ये कोटेशन है, उन्होंने जो कथन कहा है उसको हमने दिखाना है। तो जब राइटर का नाम दिखाना चाहते हैं, राइटर का नाम लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डैश लगाकर फिर उसको लिखते हैं। ये उसकी उनके द्वारा कही गई कोटेशन है। नंबर 3, हेजिटेशन, मतलब हिचकिचाहट को प्रदर्शित करने के लिए। बोलते समय कोई हिचकिचाहट का भाव आता है, तो उसको बताने के लिए हम क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। जैसे आई मतलब इसमें थोड़ा सा अटकन उसके बनती है, आई ऐसी तरह बोलना चाहता है, तो आई डोंट टेल ए लाई, थोड़ा सा डरकर या हिचकिचाहट के भाव से कोई वर्ड बोलता है, तो उसको हम दिखाना है किस प्रकार से, डैश की सहायता से। ठीक है, यहाँ पर जैसे आई और आई के बीच में क्या लग गया, डैश लग गया। रूल नंबर 4, डैश का प्रयोग बीच में संख्याओं, मतलब पेज नंबर को इत्यादि, कोई पेज नंबर वगैरह बताना है, वो ओमिट का मीनिंग होता है मिटाना, मिटाने के लिए भी करते हैं। ओमिट का मतलब मिटाना, मिटाने वाले ये नहीं कि हम उसको मिटाएंगे, ये नहीं मीनिंग, मतलब बीच के कुछ पेजों को यदि हम नहीं बताना चाहते, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, डैश लगाएंगे उनके दोनों के बीच में। कौन से, फर्स्ट पेज जो हम बताना चाहते हैं वो, और लास्ट वाला पेज जो हम बताना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। जैसे यहाँ पर हम ईयर की बात करें, तो 1985 टू 2001 यदि हम दिखाना चाहते हैं, 2 की बजाय आप यहाँ पर क्या डैश भी लगा सकते हैं। पेज 22 25 ऐसे आप बताना चाहते हैं, तो 2 के स्थान पर आप क्या लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं। इसी प्रकार से चैप्टर 5 to 7, 5 से 7 बताना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चैप्टर 5 फिर डैश फिर 7। तो ये थे डैश से संबंधित कुछ नियम। अगला हमारा पॉइंट है इन्वर्टेड कोमा के बारे में। इन्वर्टेड कोमा से संबंधित कुछ नियम है, यहाँ पर देखो जरा। रूल नंबर 1 क्या कहता है इन्वर्टेड कोमा के बारे में। इन्वर्टेड कोमा ऐसे होता है, यहाँ पर हम इन्वर्टेड कोमा इसको स्टार्ट करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज होता है। ये कहाँ पर लगाए जाते हैं, किसी की कोटेशन को बताने के लिए, या डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को वैसा का वैसा कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच में हम क्या लगाते हैं, जो भी उसने बात कही है, कहने वाले की बात को हम वैसा का वैसा दिखाना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। एग्जाम्पल देखो जरा। राम सेड टू मी, राम ने कहा मुझसे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पहले तो कोमा लगाएंगे, फिर जो भी कथन कहा गया है उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाएगा। तो ये जो पार्ट है हमारा राम से लेकर मी तक का, ये सारा का सारा पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और ये यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करते हैं, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करते हैं, तो ये स्टार्ट से लेकर और एंड तक इस सारे पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को वैसा का वैसा हम लिखना चाहते हैं, वैसा का वैसा बोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से हम इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करके हम इसको बता सकते हैं। किसी के द्वारा कही गई बात को भी इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखा जाता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जैसे किड्स सेड, किड्स ने कहा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो किड्स के कथन है ये, तो हमने क्या कर दिया, इनको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया। रूल नंबर 3, किसी पुस्तक का नाम,
कोई कविता है, कोई कहानी है, नाटक है, फिल्म है, पत्रिका है, समाचार पत्र, जहाज आदि के नाम को भी हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। जैसे कोई भी यहाँ पर किताब का नाम दे रखा हो तो यहाँ एग्जाम्पल देखे जरा, आई हैव रीड नेहरूज, मैंने पढ़ी क्या, नेहरू की किताब, कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये किताब का नाम है। आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूँ, कौन सी किताब, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये किताब का नाम ऐसे हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल, द रोड नॉट टेकन, ये पोएम है, द रोड नॉट टेकन इज ए ब्यूटीफुल पोएम, एक बड़ी सुंदर कविता है। तो ये पोएम का नाम हमने कैसे कर लिखा है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा है। द यूज ऑफ हाइफन, हाइफन का प्रयोग, हाइफन क्या होता है, एक छोटी सी सीधी लाइन होती है, ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये भी इसी की तरह बिल्कुल डैश की तरह एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, और इसको हम इसी सिंबल से दिखाते हैं, बिल्कुल डैश से, ये डैश थोड़ा सा लंबा है और ये थोड़ा सा हाइफन छोटा है। तो एक छोटी सी सीधी लाइन होती है जो डैश से भी छोटी होती है, तो हम कहाँ पर हम डैश लगाते हैं, कहाँ पर हाइफन लगाते हैं, दोनों के अंदर आप समझना है। रूल नंबर 1 से संबंधित, यदि वाक्य के अंत में अंतिम शब्द की स्पेलिंग पहली लाइन में पूरी नहीं लिखी जाती तो हाइफन लगाकर उसे अगली लाइन में लिख सकते हैं। यदि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो लास्ट में उस वर्ड को, कोई भी हम वर्ड लिख रहे हैं तो लास्ट में जो वर्ड हमारा रहता है वो कंप्लीट नहीं लिखा जाता स्पेस न होने के कारण से। जब स्पेस नहीं है, स्थान नहीं बचता पिच लिखने का, तो आप क्या करें, जितना लिखा जाता है वहाँ पर आप क्या लगा दें, एक छोटा सा निशान लगा दें, मतलब हाइफन लगा दें, ठीक है, हाइफन आप इसको लगाएं और फिर अपने वर्ड के जो बाकी बचा हिस्सा उसको आगे लिखें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आई डिड नॉट मीट राम यस्टरडे लिखना चाहता है, लेकिन यस्टरडे में यहाँ पर स्पेस न होने के कारण से YEST तक ही लिखा गया। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ जो शब्द हमारा इसको हम पूरा लिखेंगे, इन हिज ऑफिस। नंबर 2, 21 to 99, मतलब 21 से लेकर 99 तक के कंपाउंड नंबर्स लिखते समय हाइफन लगाते हैं। मतलब हमने क्या करना, मिश्रित जो संख्याएं हैं, कहाँ से कहाँ तक, 21 21 से लेकर 99 तक कि जो हम मिश्रित संख्याएं लिखते हैं तो उनके बीच में हम क्या लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। जैसे 39 फीट, यदि हम ऐसे लिखना चाहते 39 फीट, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में हाइफन लगाना पड़ेगा। 95 माइल्स, तो 90 और यहाँ पर हमने हाइफन लगा दिया, 5 के बाद फिर हाइफन लगा। तो इस प्रकार से क्या है, कंपाउंड नंबर्स हैं। कंपाउंड नंबर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में हाइफन लगाकर लिखेंगे। रूल नंबर 3, फ्रैक्शन पार्ट्स, फ्रैक्शन जब हम करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग करने के लिए, जैसे हमने फ्रैक्शन किया, यहाँ पर 2/3 लिखा है, 2/3 लिखा है, तो अब कैसे दिखाएंगे इंग्लिश में इसको, 2/3, 2/3 होगा इसका हिस्सा। ये 7/5, 7/5, ठीक है, 7/5 को हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से हाइफन लगा कर लिखेंगे, 7/5। रूल नंबर 4, प्रीफिक्स के बाद हाइफन लगाते। प्रीफिक्स का मतलब, प्री माने पहले, फिक्स माने होता है जोड़ना, तो कोई भी वर्ड जो रूट वर्ड से पहले जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। यहाँ पर एक वर्ड देखें आप, प्री प्लान, प्री का मीनिंग पहले होता है, यहाँ पर कोई भी वर्ड हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप प्री ही लिखें। तो मेन जो वर्ड होता है हमारा, रूट वर्ड होता है, उससे पहले कोई भी वर्ड जोड़ा जाता है तो उनके बीच में हम क्या लगाएंगे, हाइफन लगा देते हैं। कैसे, यहाँ पर प्री प्लान, ठीक है, अलग अलग इसको दिखाने के लिए। सब इंस्पेक्टर, ये सभी में नहीं लगता, सभी प्रीफिक्स में नहीं लगता, ठीक है, जो एक अपना अर्थ बना देते हैं उसमें हमने हाइफन नहीं लगाना। जैसे हम हैप्पी लिखते हैं, हैप्पी वर्ड लिखा हमने और हैप्पी के साथ हमने लिखा अनहैप्पी, तो ये नहीं कि हम इसके बीच में भी हम हाइफन लगा दें अन और हैप्पी के बीच में, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जो वर्ड इस प्रकार से लिखे जाते हैं, हाइफन लगा कर लिखे जाते हैं, उन्हीं के बीच में आपको लिखना है। जैसे सब इंस्पेक्टर है, बी लाइक है, तो यहाँ पर लाइक क्या है, रूट वर्ड है, और इसके बीच में हमने यहाँ क्या लगा दिया, ये क्या लगा, प्रीफिक्स, और इसके बीच, दोनों के बीच में क्या लगा, एक हाइफन। इलिप्सिस देखिए, डॉट होते हैं इस प्रकार से, 3 डॉट या 4 डॉट में इसको प्रयोग किया जाता है। इसके लिए रूल क्या है, यदि, रूल नंबर 1 है, यदि किसी वाक्य के शुरू में या बीच के शब्दों में, वाक्य के शुरू के या बीच के शब्दों का लोप का मीनिंग ओमिशन, मतलब मिटाना, उनको हटा दिया गया हो, तो किया गया हो, तो इलिप्सिस में 3 फुल स्टॉप लगते हैं। शुरू में या बीच में कुछ वर्डों को हटा दिया गया है, कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, शब्दों का लोप का मीनिंग है, शब्दों को हटा दिया गया है,
तो क्या करना, हमने 3 फुल स्टॉप लगाने, 3 दो डॉट हमने इसको लगाने हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में है तो 3 डॉट लगाएंगे। ए ब्यूटीफुल गर्ल सी विद हर सिस्टर, तो ये क्या है, सी के बाद हम सेंटेंस को पूरा नहीं करना चाहते, कुछ वर्ड हम इसमें छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर हम 3 डॉट लगाए हैं, 3 फुल स्टॉप लगाए हैं। रूल नंबर 2, यदि किसी वाक्य के अंतिम शब्दों का लोप किया गया हो, तो अंत के शब्दों का लोप किया गया, अंत के शब्दों को ओमिट किया गया है, तो इलिप्सिस में क्या करेंगे, हम 4 फुल स्टॉप लगाते हैं। अंत में 4 फुल स्टॉप लगेंगे, शुरू में और बीच में 3 फुल स्टॉप लगते हैं। राम वेंट टू जयपुर विद, राम जयपुर गया किसके साथ हमने बताना चाहते हैं, तो डॉट लगाएंगे। मनमर्जी के डॉट नहीं लगाने, केवल 4 ही डॉट लगाने लास्ट में। सोहन इज़ द मैन हु, उसके बाद हम उसके बारे में, सोहन के बारे में बताना चाहते हैं कैसा व्यक्ति है, लेकिन हम उसको हम लोप कर रहे हैं, तो केवल 4 डॉट लगा कर ही हम इसको लोप करेंगे। तो ये थे हमारे पंचवेश से संबंधित कुछ नियम, और थोड़े बहुत और भी नियम रहते हैं इसके, वो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। साथ में इससे संबंधित पंचवेशन की जो एक्सरसाइज है वो भी हम लेकर आएंगे, उसको आपके सारे जो सॉल्यूशन है उसमें मिलेंगे।